गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम पढ़ रहे हैं गैस्ट्रिक डाइजेशन। विगत क्लासों में हमने पढ़ा गैस्ट्रिक रीजन क्या होता है डाइजेशन का, उसके अंदर उसका कौन सा पार्ट या उसका स्ट्रक्चरल वह हिस्सा जो डाइजेशन समझने के लिए ज़रूरी है वो क्या था। फिर हमने स्टार्ट किया है मैकेनिज्म ऑफ गैस्ट्रिक डाइजेशन। मैकेनिज्म ऑफ गैस्ट्रिक डाइजेशन के हमने फर्दर दो पार्ट्स किए थे, एक मैकेनिकल डाइजेशन और दूसरा केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन भी हम देख चुके हैं और केमिकल डाइजेशन में जो अभी लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था उसके अंदर हमने केमिकल डाइजेशन के 3 पार्ट्स किए। फर्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ HCl, सेकंड, कॉम्पोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस और थर्ड, एंजाइमोलॉजी ऑफ गैस्ट्रिक रीजन। तो आज हम पढ़ेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, एंजाइमोलॉजी इन गैस्ट्रिक रीजन। तो यहाँ आप देखिए ये वाला हिस्सा हम कर चुके हैं प्रोडक्शन। आज हम पढ़ेंगे गैस्ट्रिक जूस और एंजाइमेटिक रिएक्शंस इन गैस्ट्रिक रीजन। तो अभी हम देख रहे हैं गैस्ट्रिक जूस। तो ये देखिए कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। एक नॉर्मल ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए अगर हम देखें तो गैस्ट्रिक जूस से संबंधित गैस्ट्रिक जूस क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया था। गैस्ट्रिक जूस में होता है HCl, गैस्ट्रिक जूस में होते हैं एंजाइम्स, गैस्ट्रिक जूस में होता है इंट्रिंसिक फैक्टर और इसके अतिरिक्त गैस्ट्रिक जूस में रहता है पानी और म्यूकस। तो अब इनकी जनरल कॉम्पोजिशन क्या है ये आपको देखना है। इनमें से अगर हम देखें पर डे सिक्रीशन, तो पर डे सिक्रीशन होता है एक हेल्दी बीइंग के अंदर 1 से 3 लीटर पर डे। ठीक है, तो ये रहा 1 से 3 लीटर। अब इसका pH रहता है ऑलमोस्ट 1.5 से लेकर 3.5। अब आप ये रेंज देखिए 1.5 से 3.5। जैसा कि आपको पता है कि pH अगर इस रेंज में हो तो pH क्या होता है, एसिडिक। तो इस वजह से ही गैस्ट्रिक रीजन का जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है वो एसिडिक होता है। फिर यहाँ की स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.003। इसमें
वाटर कंटेंट अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा पानी होता है, दैट मीन 99.9% वाटर। रेस्ट ऑफ जो है वो केमिकल्स हैं और उन केमिकल्स को हमने फिर से दो भागों में बांटा, एक इनऑर्गेनिक केमिकल्स और दूसरे ऑर्गेनिक केमिकल्स। इनऑर्गेनिक केमिकल्स में जैसा कि आपको पता है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, प्लस इसमें और देखें HPO4, SO4, HCl। अब यहाँ मैंने इसको दो लाइन में लिखा, तो ऊपर वाले जितने केमिकल्स हैं वो सब पॉजिटिवली चार्ज है और नीचे वाले नेगेटिवली चार्ज है। तो इस तरह ये केमिकल्स मैं फिर से रिपीट करती हूँ, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये पॉजिटिवली चार्ज केमिकल्स हैं और जो नेगेटिव है उसमें HPO4, SO4 और HCl। नेक्स्ट इसका जो एक पार्ट बच रहा है इसको मैं यहाँ पे लिखती हूँ, यहाँ जगह नहीं है, वो है ऑर्गेनिक केमिकल्स। तो इसके अंदर जितने भी एंजाइम्स हैं जैसे पैक्सिनोजिन, प्रोरेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज और लीस्ट अमाउंट में जो है वो है गैस्ट्रिक एमाइलेज और एक जो हमें इसमें दिख रहा है वो है इंट्रिंसिक फैक्टर। तो आप ऑर्गेनिक वाले को ध्यान से देखिए, इसमें सारी एंजाइमोलॉजी वाले केमिकल्स आ जाएंगे। यहाँ पर है ये पेप्सिनोजिन, तो नोजिन है, दैट मीन अभी पेप्सिन इनर्ट अवस्था में है, अक्रिय स्थिति में है। जब ये HCl आएगा वो किस तरह से सक्रिय होगा और क्या करेगा, ये वाला हिस्सा हम देखेंगे रिएक्शन वाले पार्ट्स में। इसी प्रकार से यहाँ पर है प्रोरेनिन, ये गौर कीजिए, ये प्रोरेनिन है। गैस्ट्रिक रीजन में जब रेनिन पाया जाएगा तो उसकी अगली अवस्था क्या होगी, प्रोरेनिन। मगर ध्यान रहे ह्यूमन बीइंग्स में रेनिन स्टमक में नहीं होता। फिर गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज जैसा कि उसके नाम से हमें बता रहा है गैस्ट्रिक रीजन का एंजाइम है और लिपिड्स को पचाने वाला है। इसी तरह गैस्ट्रिक एमाइलेज, तो एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट्स पे काम करेगा, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स के अंदर और रैबिट में गैस्ट्रिक एमाइलेज की मात्रा जो होती है वो नगण्य के बराबर होती है। इसीलिए सामान्य रिएक्शंस में या सामान्य फिजियोलॉजिकल बुक्स में हमें ये वहां पर नहीं मिलता। फिर एक और आप देखिए वो है इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर स्टमक में पाया जाता है। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने स्ट्रक्चरल पार्ट में बताया था कि ऑक्जेंटिक सेल्स HCl का प्रोडक्शन भी करती हैं और इंट्रिंसिक फैक्टर के लिए भी जिम्मेदार होती हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर हमारी डाइट में विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये था पूरा का पूरा गैस्ट्रिक जूस, दैट मीन गैस्ट्रिक जूस का कंपोजिशन, पर डे कितना सिक्रीशन होता है, उसकी एसिडिटी ह्यूमन में कितनी होती है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, उसमें वाटर कंटेंट्स कितने हैं, इनऑर्गेनिक कितने हैं और ऑर्गेनिक कितने हैं। अब हम पढ़ेंगे एंजाइमेटिक रिएक्शंस।
पेप्सिनोजेन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन में। फिर ये पेप्सिन प्रोटीन्स पे रिएक्ट होता है। इट मीन्स पेप्सिन प्रोटीन प्लस पेप्सिन, तो यहाँ पे जो हमें मिलता है वो होगा पेप्टोन प्लस प्रोटियोजेज। अब ये जो यहाँ पर पेप्सिन है, पेप्सिन एक एंडोपेप्टिडेज एंजाइम की तरह काम करता है। आप यहाँ ध्यान दीजिए कि ये एक इनर्ट फॉर्म में होता है जब पेप्सिनोजेन कहलाता है। HCl की प्रेजेंस में पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। पेप्सिन एक एंडोपेप्टिडेज है जो प्रोटीन पर रिएक्ट करता है और उसे उसके सरल भागों में तोड़ता है, वो है पेप्टोन और प्रोटियोजेस। गौर कीजिए यहाँ पे प्रोटीन पूर्णतः नहीं बचा है। अब सपोज जैसा कि आपको पता है गैस्ट्रिक रीजन मेन साइट है प्रोटीन डाइजेशन, तो यहां पर आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है कि प्रोटीन डाइजेशन की मेन साइट क्या है। तो मेन साइट है गैस्ट्रिक रीजन, उसको करने के लिए जरूरी होता है पेप्सिन, जो कि पेप्टिक सेल्स स्ट्रक्चर में आपको बताई थी, पेप्टिक सेल्स सिक्रीशन करती हैं इसका। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भी कई बार इसको स्टिमुलेट कर पेप्सिन को गैस्ट्रिक जूस में इनहेंस करने में सहयोगी होता है। अब सपोज हम माने ये लाइन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन पेप्टोन प्लस प्रोटियोजेस, ये प्रोटीन है। इसकी बेसिक फॉर्म में जब ये डाइजेस्ट होगा पेप्सिन से तो ये, और यहाँ पर जो मीडियम है वो एसिडिक है। ये रिएक्शंस हैं पेप्सिन की। नेक्स्ट प्रोरेनिन, HCl की प्रेजेंस में ये प्रोरेनिन कन्वर्ट हो जाता है रेनिन में। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर किडनी वाला रेनिन होगा, जैसा कि ह्यूमन बीइंग में भी रेनिन होता है लेकिन वो स्टमक में नहीं, वो रेनिन किडनी वाले पार्ट से होता है, लेकिन उसको जब हम स्पेल आउट करते हैं तो वहां पर हम लिखते हैं रेनिन। तो अभी हम बात कर रहे हैं इसकी, जो कि जनरली रूमिनेंट्स में पाया जाता है।
अब ये देखिए यहाँ क्या हुआ, ये रेनिन किस पे क्रिया कर रहा है, कैसिन पे। कैसिन क्या है, दूध का प्रोटीन है ना। तो जितने भी दुधारी पशु हैं उनकी मेन डाइट क्या है, उनके यंगस्टर्स की दूध, उसमें कैसिन होता है। तो उनके अंदर हमें रेनिन मिलता है उनके स्टमक में। ये रेनिन कैसिन को कन्वर्ट करता है पैराकेसिनेट में। पैराकेसिनेट फिर कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस में कन्वर्ट। तो ये पैराकेसिनेट, ये मैंने यहाँ शॉर्टकट लिखा है पैराकेसिनेट का, वो पैराकेसिनेट कैल्शियम की प्रेजेंस में फर्दर कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम पैराकेसिनेट। और ये जो कैल्शियम पैराकेसिनेट है ये हमें दिखाई देने में दही का सा प्रतीत होता है, इसलिए इसको कहा जाता है, ये यहाँ पर कर्डलिंग एंजाइम, रेनिन को कर्डलिंग एंजाइम इसलिए कहा जाता है कि कैल्शियम पैराकेसिनेट और ऑलमोस्ट कई बार कैसिनेट भी, इन दोनों की जो फॉर्म होती है ये कर्ड लाइक होती है। तो यहाँ नोट कीजिए, ह्यूमन बीइंग में ये नहीं होता है। ह्यूमन बीइंग की किडनी में ये वाला रेनिन होता है। जब हम एक्सक्रीशन वाला पार्ट पढ़ेंगे तब उसको देखेंगे। आज सिंपल एक कंपैरिजन और आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए। और ये मिलता है हमें इस वाले एंजाइम को, दैट मीन रेनिन को काइमोसिन भी कहते हैं। इसका एक नाम, एक क्वेश्चन और यहाँ आपको मिल सकता है कि काइमोसिन, मान लीजिए मैंने आपको रेनिन पढ़ाया, आपको पेपर में काइमोसिन आ गया, तो दोनों एक ही हैं। ये दो मेन एंजाइम है गैस्ट्रिक पार्ट के। तीसरा एंजाइम है गैस्ट्रिक लाइपेज।